नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए की रणनीति और साथ ही महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनके बीच तुलनात्मक एक विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। चूंकि स्थिति यह है कि महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा ये लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो तेजस्वी यादव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एनडीए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव के परिणाम आने के बाद करेंगे। और लेकिन जिस प्रकार का संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, उस संकेतों को अगर पढ़ने का प्रयास करें और जो चिराग पासवान के पार्टी के तरफ से जिस प्रकार की घोषणाएं हो रही है, ये घोषणाएं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति है। तो हम मानकर चलते हैं कि चिराग पासवान से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मुकाबला हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में। चूंकि अभी तो 4 महीने का समय है और राजनीति में कहा जाता है कि परिस्थितियां एक दिन के अंदर बदल जाती है, तो कौन जाने आने वाले दिनों में एनडीए जो है किसी मोड़ पर आकर इस बात की घोषणा कर दे कि चिराग पासवान हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यह भी संभव है। चूंकि कारण है उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कि देखिए, एनडीए की तरफ से जो नीतीश कुमार है 20 वर्ष पूरा हो चुका है उनका, अब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है, नंबर 1। नंबर 2, एक जनरेशनल गैप भी है। कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशन है बिहार के लोगों का, विशेषकर जो व्यक्ति जो कह सकते हैं कि 30 साल और 30 साल से नीचे के लोग हैं, उन्होंने लालू का राज, यादव का राज, राबड़ी देवी का राज देखा नहीं है। इसीलिए वो लोग तुलना करने की स्थिति में नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का राज कैसा था, राबड़ी देवी का राज कैसा था और नीतीश कुमार का राज कैसा है। इन लोगों को 30 साल और उससे नीचे के लोगों को तो केवल यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार का राज 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। इसमें अगर लोग तुलना करते हैं तो ये पाते हैं स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार के सरकार चलाने की जो हनक थी, उस हनक में स्पष्ट कमी दिख रही है। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर देख लीजिए, आज बिहार में जहां भी आप जाइए, कहीं भी ये सरकार का से डर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के अंदर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त। के पाठक जब थे यहाँ एसीएस तो उन्होंने कुछ प्रयास किया सुधारने का, लेकिन उनके जाने के बाद फिर जस का तस। स्वास्थ्य विभाग बिहार का सबसे बुरी स्थिति में है। बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों के बिल्डिंग बन रहे हैं, डॉक्टर्स की बहालियां भी हो रही है, दवाई की व्यवस्था भी हो रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो सिस्टम है, जो एक वर्क कल्चर है, उसके अभाव में प्रतिदिन वैसे मरीजों की भी मृत्यु हो जा रही है जिन्हें डॉक्टर्स बचा सकते थे। केवल सरकार के कमिटमेंट की कमी के कारण, पैसों का अभाव नहीं है। सड़कें भी बन रही है, पुल भी बन रहे हैं, पुलिये भी बन रहे हैं, लेकिन सड़कें, पुल और पुलियों की जो क्वालिटी है उसमें डिटोरिएशन है, उसमें गिरावट है। कहां जा रहा है वो पैसा, कौन लूट रहा है? अगर हम देखें तो बिहार का शासन व्यवस्था मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि नौकरशाहों के हाथ में है। यहां तक कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, जिस पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी के भी विधायक और सांसदों की ऐसी हैसियत नहीं है कि जो कि बहुत सारे बिहार में जो आईएएस लॉबीज हैं उनसे वो कोई सवाल पूछ सके। तो ये जो परिस्थिति है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि अधिकारियों पर जनता का नियंत्रण कैसे स्थापित होता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका ही नहीं बन रही है इस सरकार के अंदर, तो फिर कैसा नियंत्रण और कैसा दबाव? एक तरह से मनमर्जी चल रही है अधिकारियों की, और वो अधिकारी आप कह सकते हैं अधिकारी ही नहीं बल्कि उसमें कर्मचारी भी। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की दादागिरी है बिहार के अंदर। आप प्रतिदिन देखते हैं, आप अभी आने दीजिए बरसात का मौसम, देखेंगे फिर पुल गिरना शुरू होगा। हर दिन सब समाचार में आएगा कि फलाना पुल ढह गया, फलाना पुल टूट गया। लेकिन आज तक क्या किसी एजेंसी पर, किसी इंजीनियर पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई कार्रवाई। कानून व्यवस्था पर आ जाइए,
कानून व्यवस्था की स्थिति आज ऐसी है जिसका कि आप तुलना कर सकते हैं अब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज से। दिन दहाड़े बोरिंग रोड चौराहे के पटना के पॉश इलाके में आसियाना दीघा पुल मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन दहाड़े फायरिंग होती है, कोई देखने वाला, कोई डर नहीं है। अपराध रोक नहीं सकते, जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अपराध और अपराधियों में भय होना चाहिए। वो भय जो नीतीश कुमार के ही शासनकाल में शुरुआती 5 से 10 वर्षों का शासनकाल ऐसा था जब अपराधियों के मन में भी और भ्रष्टाचारियों के मन में भी नीतीश कुमार की सरकार का डर होता था, लेकिन आज नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार का क्रेज लगभग खत्म है। एनडीए के पास विकल्प एकमात्र है कि नया चेहरा को लेकर आए, तो नया चेहरा में बीजेपी के पास कोई दिखता नहीं। ले देकर दिखता है चिराग पासवान का युवा चेहरा, तेजस्वी यादव उम्र में तेजस्वी यादव से कुछ बड़े ही, साफ सुथरी छवि है, अब तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, स्मार्ट है, आकर्षण है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव का वो चुनाव के मैदान में मुकाबला कर पाएंगे? दोनों नेताओं के बीच अगर हम तुलना करने का प्रयास करें तो कहीं तेजस्वी यादव 20 पढ़ते हैं, कहीं चिराग पासवान 20 पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं चिराग पासवान की, वो 20 कहां पढ़ते हैं। सबसे बड़ा अंतर चिराग पासवान पर यह है कि चिराग पासवान पर अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव पर आरोप है, कई आरोप हैं। आईआरसीटीसी घोटाला से लेकर मिट्टी घोटाला से लेकर कई आरोप है। अवैध संपत्ति का डीए के केस चल रहे हैं, कई आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कई ऐसे प्लॉट्स तेजस्वी यादव के नाम पर रजिस्टर्ड हुए जो कि बेनामी की संपत्ति कही जाती है। तो ऐसे कई मुकदमे। तो भ्रष्टाचार का आरोप के मामले में चिराग पासवान बेदाग है, अभी तक कोई आरोप नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, चिराग पासवान की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि ये नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार का राजनीति में जन्म तो बहुत 1977 का है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री के रूप में जो नीतीश कुमार को बिहार ने गंभीरता से लेना शुरू किया, वो कब लेना शुरू किया? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के विकल्प के रूप में। और विकल्प कैसे बने? विकल्प बने यादव मुसलमान वोट बैंक के खिलाफ अन्य सभी जातियों का एक तरह से गोलबंदी कराकर। इस मामले में भी चिराग पासवान के साथ ऐसा संभव है। यह चीजें आपको दिखेगी, क्योंकि गोलबंदी यादव मुसलमान के खिलाफ हुआ था। आरजेडी के समर्थन, आरजेडी का जो उस समय में जो स्ट्रक्चर था, सब जो पार्टी का और सरकार का, कि पार्टी ही सरकार थी, सरकार ही पार्टी थी, लालू यादव का परिवार ही पार्टी था, लालू यादव का परिवार ही सत्ता था, सरकार था। तो वो चीजें अभी भी संभव है। तो वो ध्रुवीकरण जैसा नीतीश करा रहे थे, नीतीश कुमार कराते थे, वैसा ही चिराग पासवान भी करवा सकते हैं। तो ये 2-3 उपलब्ध इनकी प्लस पॉइंट है। लेकिन निगेटिव कहां है? निगेटिव यह है कि तेजस्वी यादव के पास सब कुछ तैयार है, चिराग पासवान को तैयार करना है, नीतीश कुमार बनना है, तेजस्वी यादव बने हुए हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे 6% वोट से, मतलब अपनी जाति प्लस आप उसमें 4-5% और जोड़ दीजिए कि अगर चिराग पासवान सक्षम उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आएंगे तो सवर्णों का भी वोट उनके साथ ऐड हो सकता है। तो 6 + 4% 10% को ऐड से शुरुआत करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की शुरुआत 14% यादव और मुसलमानों में कम से कम 50% से शुरुआत ही होती है, मतलब 14-9-23% से शुरुआत होती है, लगभग दुगुना। तो ये तेजस्वी यादव की ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि 10% से तेजस्वी यादव को कैसे ये मुकाबला करेंगे। उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक तो चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की गलतियों का इंतजार करना पड़ेगा, और अगर जब कभी भी गलत करते हैं तो फिर यह गलती होती है उनसे जो कि बराबर होती रही है।
अभी जैसे देख लिए तेजस्वी और तेज प्रताप का मामला, तेज प्रताप अनुष्का का मामला, तो ऐसा कुछ ना कुछ लालू यादव के परिवार में बराबर होता रहेगा, होता रहता है। तो उसको इनकार करना पड़ेगा। दूसरा, तेजस्वी यादव को जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने एक सामाजिक समीकरण का, सामाजिक अम्ब्रेला तैयार किया था। आज केवल पासवान जाति भरोसा करती है रामविलास चिराग पासवान पर। सबसे पहले चिराग पासवान के पास के लिए चुनौती है कि वो जितने भी दलित समाज की जातियां हैं उनके अंदर एक ये भाव जगा पाए वो कि नहीं, अब दलित समाज के मुख्यमंत्री बनने की बारी है। यहां से शुरुआत करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, कि वो केवल पासवान जाति का प्रतिनिधि बनकर नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के प्रतिनिधि बनकर जब तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए मैदान में आएंगे तो फिर उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब तक ये चीज नहीं कर पाएंगे चिराग पासवान, तब तक तेजस्वी यादव के मुकाबले वो नंबर 2 हो सकते हैं, नीतीश कुमार को नंबर 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नंबर 1 बनने के लिए चिराग पासवान को ये 2 काम निश्चित रूप से करना होगा। एक तो सबसे पहली शुरुआत मैं दोहरा रहा हूं कि चिराग पासवान को अपने आप को केवल दुसाध समाज के नेता के रूप में नहीं बल्कि पूरे दलित वर्ग की प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को सामने लाना होगा और विश्वास जीतना होगा। साथ ही चूंकि बीजेपी के साथ है इसीलिए मैं मुसलमानों को नहीं जोड़ रहा, इस गैर यादव जितने भी हिंदू समाज में जातियां हैं सबके अंदर यह भरोसा उसी प्रकार दिलाना होगा जैसे नीतीश कुमार ने दिलाया कि नहीं, यादव राज से बिहार को बचाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता, व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं ये, लेकिन नीतीश कुमार की यही राजनीति रही। नीतीश कुमार लगातार 1996 के बाद से जब से समता पार्टी बनाया उन्होंने, तब से नीतीश कुमार बिहार की जनता को यादवों से डराते रहे, उसी प्रकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से डराती है और आरजेडी सवर्णों से डराती है। तो जब भी चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं तो मुसलमान वाला खेल तो बीजेपी करती रहेगी, लेकिन यादव वाला खेल जो है वो चिराग पासवान को ही करना होगा जैसे नीतीश कुमार किया करते थे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ही एकमात्र विकल्प है। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर राजद को, महागठबंधन को सरकार बनाने से एनडीए रोक पाएगी तो उसके लिए विकल्प सीमित है। नीतीश कुमार अब वो चेहरा नहीं है, बीजेपी अपना चेहरा नहीं दे पाई। एकमात्र उम्मीद की किरण अगर एनडीए के लिए कोई है तो चिराग पासवान है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।